नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आरपीएफ कांस्टेबल की सफलतापूर्वक तैयारी करवाने के बाद मैं आपके सामने लॉन्च कर रहा हूं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2025 के लिए एग्जाम पेपर यानी कि मॉक टेस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे भाई कि गणित के जो आपके पेपर में 25 सवाल आने वाले हैं सीबीटी 2 में, वो किस लेवल के आएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो गणित के छांट छांट के बहुत टफ सवाल सॉल्व कर रहे हैं। नहीं भाई, आपके गणित का पेपर मैं आपको बता दूं इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। 25 सवालों में से 22 से 23 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आएंगे। मात्र एक या दो सवाल ही स्टैंडर्ड के होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं दोस्त। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई कि इसमें अर्थमेटिक मैथ भी पूछा जाएगा, एडवांस मैथ भी पूछा जाएगा। 12-13 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के होंगे और 12 से 13 सवाल आपके एडवांस मैथ यानी कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डीआई और स्टैटिक्स के होंगे, सांख्यिकी चैप्टर के होंगे। ध्यान से सुनिएगा, केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ के ना जाए मेरे भाई, आपको एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि ये जो मैं आपको सैंपल पेपर कराने वाला हूं एग्जाम पेपर, ये केवल एएलपी सीबीटी 2 के लिए, ये जेई वाले बच्चों के लिए मेरे प्यारे भाई, ये एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। जब आपका भी एनटीपीसी का भी पेपर दोगे, अभी आप ग्रुप डी का भी पेपर दोगे, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है ना। तो वो बच्चे भी इसको जरूर देखें मेरे भैया, कम से कम अपनी तैयारी की तो आप चेक करो। एनटीपीसी ग्रुप डी वाले स्टैटिक्स के किसी किसी शिफ्ट में जब मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो किसी किसी शिफ्ट में दो दो सवाल भी एंटी स्टैटिक्स के आए हुए थे। तो अगर किसी बच्चे को सांख्यिकी नहीं आता तो मैं पहले बता रहा हूं स्टैटिक्स से आपके पेपर में दो सवाल आ सकते हैं। तो यूट्यूब पे हमारी एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें 4 घंटे की वीडियो है, पूरी स्टैटिक्स मैंने पढ़ाई है 4 घंटे में। तो इस वीडियो को सबसे पहले जाके आप देख लीजिए, कंप्लीट स्टैटिक्स। जिन बच्चों को स्टैटिक्स नहीं आती, भाई क्यों अपने दो सवालों का नुकसान करा रहे हो। ठीक है। तो मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको 3 कम से कम मॉक टेस्ट कराऊंगा और टॉप 30 अर्थमेटिक, टॉप 30 एडवांस की 2 वीडियोस आएंगी। हमारी सारी वीडियोस के लिंक और नोटिफिकेशन इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहां वीडियो का लिंक भी होगा और मैं हर टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ भी यहीं अपलोड कराऊंगा। तो जो बच्चे पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं वो पीडीएफ, जैसे यहां पे आरपीएफ कांस्टेबल टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो है और उसकी पीडीएफ डली हुई है, तो वीडियो के साथ साथ हम उसकी पीडीएफ भी अपलोड कराएंगे भाई। ठीक है ना। बिल्कुल रेलेवेंट मैंने सवाल रखे हैं, जोश से आपको पढ़ना है। अब कंपटीशन उतना नहीं रह गया है। अब एक शीट पे, एक नौकरी पे केवल 10 बच्चे ही फाइट कर रहे हैं। हर 10 तैयारी करने वाले बच्चों में से एक बच्चे की नौकरी लगना तय है। समझ रहे हैं। तो आप जो है मेहनत से पढ़ाई करिए मेरे भाई, ज्यादा समय भी नहीं बचा, आखिरी के दिन ही तो मेहनत करने के होते हैं। कम से कम इसमें तो फुल जोश से लगे। जब हम मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, तो आप क्यों नहीं अपना 100% दे सकते। बिल्कुल दे सकते हैं मेरे भाई। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ एक एक सवाल को करना। लास्ट टाइम जो एएलपी का पेपर हुआ था सीबीटी 2 का, वो 2019 में हुआ था, 6 साल पहले। तो उस समय जो सवालों का लेवल था और आज जो सवालों का टेस्ट है उसमें काफी चेंज आ चुका है। तो आप 2019 के पेपर कहीं डाउनलोड करके आज के एग्जाम के सिनेरियो से चेक कंपेयर करो तो वो चीज थोड़ी गलत हो जाएगी। 2019 के जो सवाल हैं वो आपको बहुत हल्के और लगेंगे, यार ये तो बहुत बिलो द बेल्ट सवाल हैं। लेकिन सिलेबस वही है, एग्जाम का पैटर्न भी वही है मेरे भाई, थोड़ा सा चेंज हुआ है पैटर्न में। लेकिन स्टैंडर्ड जो है सवालों का वो थोड़ा सा अच्छा आपको इस बार 2025 में मिलेगा, लेकिन मुश्किल नहीं आएगा आपका पेपर, इतनी गारंटी हमारी है। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और सॉल्व करो। यह सवाल है जो आपका एएलपी सीबीटी 2 में पूछा गया था 2019 में। उसमें जो अच्छे अच्छे सवाल थे वो भी मैं मॉक टेस्ट में कर लूंगा। बोला किसी प्रिंसिपल पर चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल और दूसरे साल के एंड में 1350 रुपए और 1458 रुपए ब्याज की दर क्या है। यानी कि किसी प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का सीआई 1350 रुपए और सेकंड ईयर दूसरे साल का जो सीआई है, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1458 रुपए है। हम पूछ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मेरे भाई इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है भाई। ब्याज किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पर। पहले साल का ब्याज कितना है, 1350 रुपए।
देखो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर पहले साल CI 1350 है, सिंपल इंटरेस्ट 1350 है, तो दूसरे साल भी 1350 होगा। लेकिन दूसरे साल टोटल ब्याज तो 1458 है। 1350 से 1458 कितना ज्यादा है? 1350 रुपए से 1458 108 रुपए ज्यादा है, यानी कि सेकेंड ईयर में 108 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज, ये 108 रुपए ब्याज ही तो मिला होगा 1350 रुपए पर। फर्स्ट ईयर में जो आपने 1350 रुपए ब्याज हुआ है, उसी पर आपको 108 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है सेकेंड ईयर में मेरे भाई। तो ब्याज की दर क्या आएगी? इंटू 100%। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का नियम है, ब्याज पर ब्याज मेरे दोस्तों। 0 से 0 चला जाएगा, 9 से 12 बार, ये 27 से काट लेते हैं, 27 चौका 108, 27 पंजे 135, 40/5 यानी कि 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहां से वो 8% ही है। पहला ऑप्शन इसका ठीक आंसर है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, NTPC के पेपर का सवाल। The length of string between a kite and a pond on the ground is 102 मीटर without slack. ठीक है। If the string makes an angle alpha with the ground such that tan alpha is 15 by yard, then at what height is the kite? देखो ये पतंग वाला सवाल है। आप ये समझे कि एक पतंग जो है उड़ रही है, ये ऐसे, ये मान लीजिए कि ये जो है आप यहां पे हो मेरे भाई, और आप ना एक पतंग उड़ा रहे हो, ये पतंग उड़ा रहे हो मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलो यहां से, यानी कि पतंग की डोरी है, ये पतंग की डोरी है, समझ में आया? तो एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की ये डोरी की लंबाई जो बिल्कुल बिना किसी ढील के एकदम टाइट डोरी है 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ, ये जो डोरी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती है, अल्फा, सच दैट ग्राउंड के साथ अल्फा एंगल बनाते हैं, टेन अल्फा 15/8। अब टेन अल्फा क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस से, अल्फा के सामने आपका परपेंडिकुलर है लंब, और ये आ जाएगा मेरे भाई 8, 15/8 आ गया। तो आपसे पूछा पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है, तो भाई आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, अगर ये 8 है, ये 15 है, तो 17 आ जाएगा। 8 15 17 ट्रिपलेट है, और 17 की वैल्यू 102 मीटर है, 6 गुना 17 छिक्का 102। बताओ जमीन ये है, यहां से पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है? 15 हाइट पर, तो 15 यूनिट के लिए आपको निकालनी है, तो ये भी 6 गुना आएगी, तो 15 छिक्का 90 मीटर इस सवाल का आंसर है। कुछ भी नहीं था मेरे भाइयों सवाल में, सी ऑप्शन। मजा आया? कर पाए? आप बोलोगे सर वेरी बेसिक क्वेश्चन। टैप ए खाली स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भर सकता है, टैप बी से 15 घंटे में भर सकता है। दोनों टैप मिलकर यानी कि ए और बी मिलकर इस खाली पूल को भरने में कितना समय लेंगे प्यारे बच्चों? ये हमारा सवाल है। देखो मेरे भाई, ALP CBT मैंने हर सवाल के पास सोर्स भी लिखा है कि किस एग्जाम में और कब आया था। अगर टैप ए 10 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है, तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। दोनों टैप मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? तो 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15। इससे बहुत जल्दी आंसर आएगा, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा। तो ये 150 बटे 25 आ जाएगा। तो दोनों टैप मिलकर स्विमिंग पूल को 6 घंटे में भर देंगे। बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना? लास्ट टाइम के पेपर में जो सवाल आए थे उनका स्टैंडर्ड यही था ALP के पेपर में। चलो चौथा, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक बताओ। देखिए इकाई अंक निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक ही तरीका है कि पावर को 4 से भाग करो। जैसे आपको यहां पे 3 दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट, यहां पे यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है 2। अब पावर को 4 से डिवाइड करो, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट होगा पावर 1, 2 आता है तो 2। अब यहां पे जैसे पूरा डिवाइड हो रहा है तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 की पावर 4 होगा। 3 की पावर 4 मतलब 3 3 9 27 81 1 आएगा यूनिट डिजिट। यहाँ ये भी पावर को 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो पूरा पूरा डिवाइड अगर हो रहा है तो यूनिट डिजिट के लिए आपको पावर 4 करना है। 2 की पावर 4 मेरे प्यारे भी 16 है। क्लियर है? अब देखिए, यानी कि इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 है। अब 1 में से 6 घटाएंगे, यूनिट डिजिट तो नेगेटिव नहीं आ सकता। भाई ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, क्योंकि ये पावर 36 हो रहा है, 20 हो रहा है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां हम हाथ से लेंगे, 1 को हाथ से लेके 11 बना लेंगे, और 11 में से 6 घटाएंगे मेरे दोस्तों 5। तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा।
ठीक है ना। जैसे ऐसे ये हो गया ना मेरे भाई, सपोज आप 131 में से 25 घटाओ 131 में से, तो यूनिट डिजिट देखो, एक में से 5 घटेगा नहीं। अब इस एक को, इस वाले 1 को हम यहां से हाथ से लेके 11 बना लेते हैं ना, 11 में से 5 घटाते हैं 6, वही काम हमने यहां पे 11 में से 6 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई 5, वही काम हमने किया। समझ में भाई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। पी का 85% क्योंकि 55% के बराबर है। भाई जब ये बात कही रहा है तो हम क्यों चूकेंगे? पी का 85% बराबर क्यों का 55%। सवाल बोला क्यों पी से के परसेंट ज्यादा है, तो 187 के के परसेंट का मान क्या है, के परसेंट की वैल्यू निकालनी। देखो पी का 85% क्योंकि 55% के बराबर है, यहां से देखिए 5 से कट रहा है तो मैं तुरंत काट लूंगा, रुकूंगा नहीं। 5 से 17 बार जाएगा, 5 से 55 11 बार जाएगा, तो पी बटे क्यों बराबर क्या आ जाएगा, 17 उधर जाएगा, 11 बटे 17, ये आ गया पी से क्यों का रेशियो। बोला है क्यों पी से के परसेंट ज्यादा है, पी से। अब पी का मान अगर 11 है तो क्यों का मान 17 है, तो क्यों पी से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ, सवाल ये कह रहा है क्यों पी से के परसेंट ज्यादा है, जबकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से क्यों पी से कितना ज्यादा है, पी का मान 11 है, तो क्यों कितना ज्यादा है पी से, 11 17 6 ज्यादा है, यानी कि 6 बटे 11। तो जो हमारा क्यों है पी से के परसेंट ज्यादा है, के परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 6 बटे 11 है। आपसे पूछा है 187 का के परसेंट, है ना, 187 का मतलब गुणा के परसेंट। अब के परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने 6 बटे 11 निकाले, के परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू ये 6 बटे 11 रख दीजिए। 11 से 187 17 बार जाएगा, और 17 छिक्का 102, इस सवाल का आंसर आएगा 102। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है भैया। ठीक है, जरूर नहीं कि आप इसको परसेंटेज को उसमें बदलें, परसेंटेज में बदलें, फ्रैक्शन में रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। छठा सवाल, एक पुलिस ने 600 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, चोर 13 की स्पीड से भागने लगा, पुलिस 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा किया। पुलिसकर्मी चोर को कितने समय, मिनटों के बाद पकड़ लेगा मेरे भाई। देखिए ये है 600 मीटर, ये चोर है मेरे भाई, चोर भाग रहा है 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चोर को देख के पुलिस इसका पीछा करने लगता है भैया, और पुलिस चोर के पीछे पीछे भाग रहे हैं 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने टाइम में हमारा पुलिस चोर को पकड़ लेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई पुलिस चोर के बीच की दूरी कितनी है, 600 मीटर, बटे सापेक्षाल रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में, भाई पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, पीछे पीछे आगे आगे, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का फंडा S1 माइनस S2, तो 17 माइनस 13 4। अब देखो डिस्टेंस तो मीटर में, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी बदलना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से गुणा। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, आंसर सेकंड में आएगा। 4 पंजे 20 से 630 बार जाएगा, तो 30 गुणा 18, 18 ऊपर पहुंच जाएगा ना, 540 सेकंड। लेकिन ये सेकंड में आया, आंसर मिनट में पूछा, सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे मेरे भाई, तो 6 निम्मा 54। ठीक है मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 9 मिनट। तो पुलिस जो है चोर को भागते भागते 9 मिनट में पकड़ लेगा, यही आंसर है। 7वां सवाल, मजा आ रहा है करने में? अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारा लगातार रेलवे के हर एक एग्जाम का डेडिकेशन समझ आ रहा है, तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको शेयर जरूर करना है, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो, शेयर करते हो मेरे भाई, आप अपना बेनिफिट बताते हो कि सर मैं ये सीख रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए हर बोरी की दर से खरीदता है। He sells 18 bags at a profit of 8%. At what price should he sell the remaining bags? Remaining bags कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाना चाहिए, जैसे कि टोटल प्रॉफिट 16.4% का हो 60 बैग पर। देखो मेरे भाई, अगर आप ये पता लगा लो ना कि रिमेनिंग बोरी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, कीमत बाद में निकालना, पहला आप ये पता लगाओ कि रिमेनिंग बोरी जो है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर हम बेचें, कि कुल मिलाकर 60 बोरी पे हमें 16.4% का प्रॉफिट हो। देखिए मेरे भाई, एक आदमी ने 60 बोरी अनाज खरीदा, कितना, 60 बोरी अनाज। अब 60 बोरी अनाज में से 18 बोरी अनाज जो हैं उसने 8% के प्रॉफिट पर बेच दी।
एक आदमी ने 60 बोरी अनाज खरीदा, 18 बोरी अनाज बेच दिया 8% प्रॉफिट पर, बचा कितना फिर? 60 में से 18 माइनस कर दीजिए, 60 में से 18 माइनस कर दीजिए, बचा 42 बोरी। 42 बोरी अनाज कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए? 42 बोरी अनाज, जिससे कि सारी की सारी 60 बोरियों पर मिलाकर कुल ऑल 60 बोरीज पर कुल 16.4% का प्रॉफिट हो मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या आप निकाल सकते हैं? तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। यहां देखिए आप 6 से काट रहे हैं तो काटो ना, क्या दिक्कत है? 6 3 18, 6 7 42। एलिगेशन लगाने पे बोरियों की संख्या का रेशियो आएगा। अब 16.4 में से आप लोग 8 घटाएंगे तो 8.4 आएगा ना, ठीक है ना। अब 7 की वैल्यू 8.4 है, यानी कि 1.2 गुना, तो यहां भी 3 की वैल्यू भी 1.2 गुना होना चाहिए, तो यह आएगा 12 तिया 36, 3.6%। क्लियर है? अब आप ये देखो 16.4 से कम है 8, तो ये 16.4 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है? 16.4 से 3.6% ज्यादा है। 16.4 से 3.6 कितना ज्यादा है? 16 3 19 एक 20%, तो 20% आएगा, यानी कि रिमेनिंग बोरियों को 20% के लाभ पर बेचना चाहिए। इन दोनों के बीच में होती है ये मीन वैल्यू। तो हमने जो हर बोरी खरीदी है और 400 रुपए पर बोरी के हिसाब से खरीदी है, 18 बोरी तो बेच दी, बाकी बोरी जो 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे। अब 400 का 20% होता है 80, यानी कि 480 रुपए पर बोरी के हिसाब से हमें प्रत्येक बची बोरी को बेचना चाहिए अनाज की। समझ में आया? ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा सवाल था, हर बच्चा कर लेगा, करो। दो सर्कल की रेडियस 4.5 3.5 सेंटीमीटर है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की लंबाई 6 है, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी बताइए मेरे भाई। देखो मेरे दोस्त, जैसे ये दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है ना, वो ये वाला होता है। ये इसे बोलते हैं दोनों सर्कल के बीच की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये जो टेढ़ी टेढ़ी टच करती है, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का डायरेक्ट फॉर्मूला है √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। R1 R2 क्या है? दोनों सर्कल की रेडियस, और D क्या है मेरे भाई? ये दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी है D। ठीक, आप बोलोगे सर ऑस्कर गोज टू यू। अब यहां पे दो सर्कल है, उनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 6 है, सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है। रेडियस R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा जी 4.5 प्लस 3.5 8। तो ये तो 6 8 10 का ट्रिपलेट बन गया ना भाई। 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर का अंडर रूट 6, क्योंकि सेंटर के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर आ गई। डी ऑप्शन आएगा जी 10, है ना। 6 8 10 का ट्रिपलेट, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर का अंडर रूट 6 आ गया। खत्म सवाल। आइए, दो संख्याओं का HCF और LCM 9 और 126 है। संख्याओं का रेशियो 2:7 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो मेरे दोस्त, अगर आपको दो संख्याओं का रेशियो बताया गया 2:7, ध्यान से सुनिएगा, इससे आसान सवाल क्या होगा? दो संख्याएं, उनका अनुपात 2:7 है। अच्छा HCF क्या होता है? HCF मतलब दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब मैं दो संख्याओं का रेशियो लेता हूं तो जो उनमें हाईएस्ट कॉमन चीज है वो कट जाती है। अब अगर मुझे संख्याएं वापस निकालनी है तो रेशियो 2:7 को वापस HCF से गुणा कर दो। संख्याओं का HCF कितना है? 9 है। तो संख्याएं जो होंगी वो 2 गुणा 9 और 7 गुणा 9 होंगी, यानी एक संख्या 18 और दूसरी संख्या होगी 63, तो बड़ी संख्या 63 आ जाएगी। ये आंसर आ गया बेटा। इससे जल्दी क्या ही होगा? 10वां, x बराबर a साइन थीटा, y बराबर b टेन थीटा है, तो a² बटे x² माइनस b² बटे y² का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो आपसे पूछा है वो करो ना। ये a² बटे x² यानी कि a बटे x का होल स्क्वायर, नहीं समझे? a² बटे x² का मतलब a बटे x का होल स्क्वायर माइनस b² बटे y² मतलब b बटे y का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूं मैं, टाइम लेके। अब हमें a बटे एक्स चाहिए। देखो अगर मैं x को उधर ले जाऊंगा राइट साइड में, तो साइन थीटा इधर आएगा, 1 बटे साइन ये होगा, और 1 बटे साइन क्या होता है मेरे भाई? कोसेक।
यानी कि 1/sin ही बच्चों आपका ये कोसेक थीटा आ गया। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर। तो a/x आ गया जी कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे b/y क्या आएगा मेरे बच्चों? y को अगर हम इधर ले जाएंगे b/y, tan उधर जाएगा 1/tan, 1/tan कॉट थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। हालांकि सवाल इतना लल्लू लाल है कि आप दिमाग में कर सकते हैं, तो लिख के मैंने आपको बहुत मेहनत से समझा दिया। चलो आगे आएंगे। सवाल नंबर 11, x बराबर 7 प्लस रूट 33 है, तो रूट 80 प्लस 8x प्लस 4/√6x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें x का मान दिया है, सिंपल यहां x का मान रखना है शर्ट्स में और सॉल्व कर लेना है। लेकिन एक बात देखिए, 80 प्लस 8x ना, ऐसे 4 कॉमन आ रहा है ना, 80 में से भी 4 आ जाएगा, 8 में से भी 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो पहले 4 बाहर ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? ये √20 प्लस 2x, 2x मतलब 2 सत्ते 14 प्लस 2√33, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। तो 20 प्लस 14 होगा 34 प्लस 2√33। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2√34 प्लस 2√33। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। प्लस 4, नीचे है √6x, तो यहां से तो कुछ नहीं कर सकते, आप वैल्यू रख दो √6x, यानी कि 6 सत्ते 42 प्लस 6√33। क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो हमने कुछ नहीं किया मेरे भाई। √80 प्लस 8x में से 4 कॉमन ले लिया, तो 20 प्लस 2x, 2x मतलब 2 सत्ते 14, 14 प्लस 20 34 प्लस 2√33। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, हमें यहां इस पे ध्यान देना है। जब भी ऐसा कुछ आइए हमेशा a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्म बनेगा। 2ab, इस पे ध्यान दीजिए। ऐसा सोचिए कि स्क्वायर का सम करके 34 आए। √33 को ऐसे लिख सकते हो, √33 गुणा 1 लिख सकते हो आप। ये देखो √33 का स्क्वायर 33, 1 का स्क्वायर 1, ये √33 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√33 गुणा 1 है। a प्लस बी का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? यानी कि इसका अंडर रूट आएगा a प्लस बी, 2√33 प्लस 1, और ये आ गया जी मेरे भाई प्लस 4। अब नीचे है 42 प्लस 6√33, पहले 2 बाहर निकालो। 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, 6 का मतलब 2 तिया 6, 2 गुणा 3 गुणा √33। ऐसे सोचो कि स्क्वायर का सम करके 42 आए। देखो 3 का स्क्वायर 9, √33 का स्क्वायर 33, 9 और 33 42। तो भैया नीचे वाली संख्या का अंडर रूट आएगा 3 जमा √33। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही है। अब आप ये देखो ऊपर क्या आएगा, 2√33, 2 एकम 2 4 6, यानी कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यह आएगा √33 प्लस 3, और नीचे ये 3 प्लस √33। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? कैंसल आउट हो गया। तो क्या बच गया? 2 बच गया, यानी कि सवाल का आंसर 2 है। तो ये एक अच्छा सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर में ऐसा नहीं कि सारे ही सवाल ऐसे होंगे, 1-2 अच्छे सवाल भी मिलेंगे। हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव? आपके सामने 2 इक्वेशन दी हैं, इनके कितने हल हो सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक सवाल कन्फर्म है आपके पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से, और उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन वाले सवाल। अगर आपको नहीं आते मेरे दोस्तों कि इस लाइन के कितने सॉल्यूशन हैं कितने नहीं है, तो यहां अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे ना मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक क्लास डाल रखी है, ये वाली। इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लाइन वाला पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, देख लीजिएगा कि एएलपी सीबीटी 2 के टाइम पे हर शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल था। एक 2 इक्वेशन आपको दिए, इनके कितने पेयर हो सकते हैं मेरे भाई? तो सबसे पहले यहां पे रेशियो लो, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 5 है, यहां पे 7 है, या वाई का कोफिशिएंट मेरे प्यारे भाई -3 है, या वाई का कोफिशिएंट 4 है। यानी कि यहां दोनों लाइन का जो A1 से A2 का रेशियो, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो अलग अलग आ रहा है। यानी कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी मेरे प्यारे भी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो इनका एक सॉल्यूशन होगा, बात खत्म। आओ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का सवाल, बताइए इसका क्या आंसर है? कुछ भी नहीं मेरे भाई, ये a² माइनस b² भाग कर रहे हैं a माइनस बी से। अगर a² माइनस b² को a माइनस बी से भाग करेंगे तो भाग करने पर आएगा a प्लस बी, यानी कि 0.1 प्लस 0.025, यानी कि 0.125। ये आंसर आ गया सी ऑप्शन। आ जाओ सवाल नंबर 14, ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:9:16 है,
उन्होंने अपना प्रॉफिट 28, 27, 40 के रेशियो में बांटा है। उस समय का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए एबीसी ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। देखिए, अगर आपको समय का समय का रेशियो निकालना है तो आप प्रॉफिट के रेशियो को ना हमेशा बिजनेस में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट है। अब जैसे 3 लोग हैं, 3 लोगों के बीच प्रॉफिट हुआ 28, 27, 40 के बीच में, उन्होंने अपना प्रॉफिट बांटा एक बिजनेस में, ठीक है। उन्होंने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया एबीसी के, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7, 9, 16 है, 7, 9, 16 है। आप इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड। जब आप इन दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। 28/7 4, 27/9 3 और 40/16 आ जाएगा 8, ये 5/2। बटे 2 हटाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देंगे। 2 चौक 8, 6 5, 8 रेशियो 6 रेशियो 5, आंसर है बी ऑप्शन। यदि 3x माइनस 2y 10 है, xy बराबर 11 है, तो आपसे पूछा है 27x³ माइनस 8y के होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, आपको मैं कौन से बताऊं, अगर किसी सवाल में a माइनस बी दिया है, a भी दिया है, तो a³ माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? a³ माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये फॉर्मूला है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे 27x³ है, 27x यानी कि 3x का होल क्यूब माइनस 8y³ यानी कि माइनस 2y का होल क्यूब। अब आप खुद सोचो, a³ माइनस बी क्यूब क्या कॉन्सेप्ट है? a³ माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी। अब यहां a की जगह 3x लिख दिया, b की जगह 2y, तो a माइनस बी 10 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ध्यान रखिएगा प्लस 3ab। जब मैं 3ab करूंगा तो 3 गुणा 3x गुणा 2y होगा, 3 गुणा 3x गुणा 2y, तो 3 तिया 9 दूनी 18, 18xy आएगा। 3ab, 3 तिया 9 दूनी 18xy। और xy क्या है मेरे भाई? xy का मान यहां पे 11 है, तो आप xy की जगह 11 रख दीजिए। तो 18 गुणा 11 198, 198 में 100 जोड़ेंगे 298, 298 की 10 में गुणा करेंगे 2980। ये मेरा आंसर है डी ऑप्शन। बोले पल्ले पड़ी आपको बात हमारी? आइए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 32 एंड 162। 32 और 162 का मध्य अनुपाती। अगर आपको दो संख्याएं ए और बी दी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल होता है √32 गुणा 162 रूट ए बी। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे 162 है, आप इसको क्या लिख सकते हो? 81 का दुगुना 81 गुणा 2। अब ये देखो, यहां 32 दूनी 64, 64 का √8 आ जाएगा। अब 81 बच गया, 81 का √9 आ जाएगा, और 8 नाम 72, 72 आ गया मेरे भाई इसका √C ऑप्शन। ओके, आइए सवाल नंबर 17 करो। लगातार 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बाद गोपाल की सैलरी उसकी इनिशियल सैलरी का 187.5% हो गई। पहली वेतन वृद्धि में वेतन वृद्धि का प्रतिशत, दूसरी वेतन वृद्धि में वेतन वृद्धि का प्रतिशत पहली वेतन वृद्धि से दुगुना था, तो पहली वेतन वृद्धि में वेतन वृद्धि का परसेंटेज कितना था? देखो मेरे भाई, एक आदमी की सैलरी 2 बार बढ़ाएगी। एक आदमी की जो सैलरी है वो 2 बार बढ़ाएगी। पहले बढ़ाएगी, आदमी की कुछ ना कुछ इनिशियल सैलरी होगी, पहले सैलरी बढ़ाएगी, फिर सैलरी बढ़ाने के बाद दोबारा सैलरी बढ़ाएगी, फिर ये आ गई उस आदमी की फाइनल सैलरी। अब सवाल में बोला है कि गोपाल भाई साहब की जो सैलरी है वो 187.5% होगी अपनी इनिशियल सैलरी का, 2 बार बढ़ाने के बाद। देखिए, हर आदमी की सैलरी 100% होती है, 100%। अगर किसी आदमी की सैलरी 100% से 187.5 हो गई तो मैं ये कह सकता हूं उस आदमी की सैलरी टोटल 2 बार इंक्रीज करने पर 87.5% बढ़ी आदमी की सैलरी। सवाल में यह कहा गया है कि सेकंड बार का जो इंक्रीमेंट है वो फर्स्ट इंक्रीमेंट का डबल है। जो सेकंड बार का परसेंटेज इंक्रीमेंट है फर्स्ट वाले परसेंटेज इंक्रीमेंट का डबल है। तो आपसे पूछा है फर्स्ट इंक्रीमेंट में कितने % सैलरी बढ़ी है।
अब देखो, या तो आप यहाँ x और 2x मान के करो कि भी मान लिया फर्स्ट वाले में x% बढ़ी है, दूसरे वाले में 2x% बढ़ी है, x और 2x का सक्सेसिव 87.5 होना चाहिए, ये हो जाएगा वेरिएबल वाला सवाल फिर, है ना। लेकिन हम ऐसा सवाल अगर आता है तो ऑप्शन से करते मेरे भाई, ऑप्शन से। अगर मैंने 30% मान लिया कि पहले बार में 30% बढ़ी है, तो दूसरे बार में बढ़ेगी भी 60%। 30 और 60 का सक्सेसिव तो 90 से ज्यादा आएगा। ये तो 87.5 ही बढ़ी है, यानी कि ये वाली बात गलत है। अगर मैं 25% मानता हूं कि पहले बार में 25% बढ़ी है, तो सेकंड बार में बढ़ी होगी मेरे दोस्तों 50%। 25 और 50 का सक्सेसिव 87.5 हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, यही आंसर है, बी ऑप्शन। अगर किसी आदमी की सैलरी पहली बार 25% बढ़ती है, फिर सेकंड टाइम 50% बढ़ते है, नेट चेंज कितना होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। 25 प्लस 50 प्लस 25 गुणा 50 बटे 100, यह आएगा 75 प्लस 1250 बटे 100, 12.5। 75 प्लस 12.5 आएगा 87.5%। उस आदमी की सैलरी बढ़ गई और ये आंसर आ जाएगा प्यारे भाई। क्लियर है ना बात? आप बोलोगे सर टकाटक है एकदम। आइए 18वां ALP CBT 2 का एक और सवाल। 5 फैमिली का एक मेंबर है जिनकी एवरेज एज है 20 साल। उनमें सबसे छोटा मेंबर 5 साल का है। सबसे छोटा मेंबर, सबसे छोटे मेंबर के जन्म से ठीक पहले परिवार की एवरेज एज कितनी थी? यानी कि जब सबसे छोटा मेंबर पैदा नहीं हुआ था तो उससे जस्ट पहले परिवार की एवरेज एज क्या थी, ये आपसे पूछा। एक बार बताओ, 5 लोगों का एक बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूं, फैमिली में 5 मेंबर हैं, एवरेज एज है 20 साल, सबसे छोटा मेंबर 5 साल का है, यानी कि सबसे छोटा मेंबर 5 साल पहले पैदा हुआ था। तो 5 साल पहले आप मुझे बताओ परिवार की फिर एवरेज एज कितनी होगी मेरे प्यार भी? परिवार की एवरेज एज होगी मेरे दोस्तों यहां पर 20 साल, 5 साल पहले। समझ में आया? ध्यान सुनिएगा, अगर किसी फैमिली में 5 मेंबर है, सपोज 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, और आप ये मान के चलिए कि उनकी एवरेज एज 20 साल है, सबसे छोटा मेंबर 5 साल का है, तो जब सबसे छोटा मेंबर पैदा हुआ होगा तो जब सबसे छोटा मेंबर पैदा हुआ होगा तो 5 साल पहले पैदा होगा। 5 साल पहले परिवार की जो एवरेज होगी 20 से 5 कम 15 साल रही होगी। तो 5 साल पहले फैमिली के 5 मेंबर की एवरेज 15 साल रही होगी, तो टोटल कितना होगा? 75 साल। टोटल होगी एज 75 साल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, टोटल 75 साल। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात आपको समझनी है कि टोटल तो 75 साल है, लेकिन 5 साल पहले मेंबर तो 5 नहीं है ना, 4 ही मेंबर है। तो 4 मेंबर की ठीक पहले, उसके ठीक पहले 5वें मेंबर के बॉर्न होने से ठीक पहले तो फैमिली में 4 मेंबर ही ना, तो 4 मेंबर का एवरेज क्या आएगा? 4 से भाग, तो 75/4 आएगा 18.75 ईयर्स। 18.75 ईयर्स इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। आइए आगे। 12 आदमी के एक ग्रुप में 58 किलो वजन वाले आदमी को एक नए आदमी से रिप्लेस किया जाता है। इनके एवरेज वजन में 3.5 किलो की वृद्धि होते नए आदमी का वजन क्या है? बहुत बड़े, ये भी एवरेज का सवाल, आगे भी 2-2 सवाल डाले हैं। एक 12 लोगों का ग्रुप है, 12 लोगों के ग्रुप में हमने एक 58 किलो वाले आदमी को निकाला और उसकी जगह दूसरा आदमी ले आए। दूसरे आदमी के आने की वजह से क्या हुआ कि इन 12 लोगों का एवरेज 3.5 किलो बढ़ गया। नए आदमी का वजन क्या होगा भाई? नए आदमी के आने की वजह से एवरेज बढ़ रहा है, तो नया आदमी ज्यादा वजन का आया होगा। अगर 12 लोगों के एक ग्रुप में हमने 58 किलो वाला आदमी एक निकाल दिया, इसकी जगह नया आदमी लाए, तो नए आने की वजह से एवरेज बढ़ गया 3.5 किलो। अच्छा, एवरेज 12 लोग हैं, 12 लोगों का एवरेज 3.5 किलो बढ़ा होगा, तो टोटल कितना बढ़ा होगा? 12 से गुणा, यानी कि जो नया आदमी आया होगा वो 58 किलो से 12 गुणा 3.5 आ गया जी 42 किलो ज्यादा वजन का होगा। तो 58 प्लस 42 आ गया जी 100, तो नया आदमी 100 किलो का होगा। ये आंसर है। एनटीपीसी का एक और सवाल मेंसुरेशन का दिख रहा है। एक रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे से डबल है। रोम्बस का एरिया अगर k सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा की लंबाई बताओ। देखिए, रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे से दुगना है, यानी कि अगर हम ये मान लें कि रोम्बस का एक डायगोनल d है
तो दूसरा डायगोनल 2D है। यही बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही है। अच्छा, रोम्बस का जो एरिया होता है समचतुर्भुज का वो होता है 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। भाई एक विकर्ण दूसरे का दुगुना है, अगर एक विकर्ण D है तो दूसरा 2D है, और बराबर ये है एरिया यहाँ पे k²। ऐसे 2 से 2 कट गया तो D² बराबर k², यानी कि डायगोनल की जो लंबाई है वो k आ गई। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। अब जैसे रोम्बस है, हालांकि डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है अभी। अब यहां पे जैसे D का मान जो है वो k आ गया, ये होता है रोम्बस। अरे यार, रोम्बस के जो दो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। अब एक डायगोनल की लंबाई तो यहां पे k आ गई k, और दूसरे डायगोनल की लंबाई हो जाएगी मेरे भाई 2k। अब जैसे एक डायगोनल की लंबाई k है तो ये आधा आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ k/2 k/2। आप बोलोगे सर दूसरे डायगोनल की लंबाई 2k है तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा 2k का आधा k हो जाएगा k। तो ये रोम्बस की साइड है जो आपको निकालनी है। रोम्बस की साइड कैसे आएगी? पाइथागोरस से। भाई ये k है, ये k/2 है, तो पाइथागोरस लगाओ √k² प्लस k²/4, यानी कि 5k²/4 आ गया, तो अंडर आएगा √5k²/4। ठीक है, यानी कि 5 बाहर आ जाना चाहिए। k² प्लस k², 5k²/4, √5k/2 आएगा मेरे भाई। √5k/2 ये वाला आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 5k² है ना, k तो बाहर आएगा यार, गड़बड़ है यहां पे। ये 5k²/4 ये वाला आंसर होना चाहिए मेरे भाई, 5k²/4 ऑप्शन नंबर ए। अब ठीक है, k² प्लस k²/4 कितना आ गया? √5k²/4 सेंटीमीटर। ये रोम्बस की साइड आ गई। तो अंडर के अंदर ये 5k² और बटे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे ये तो हम एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे सवाल करो, फिर आगे का कॉन्सेप्ट सीखो, फिर उसी पे सवाल करो। यानी कि सीक्वेंस में अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है और कम समय में सिलेबस खत्म करना है तो केरविल एप्लीकेशन पर हमारा रिकॉर्डेड बैच, जिसे बोलते हैं वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड, वो अवेलेबल है। इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ, अर्थमेटिक और एडवांस मेरे भाई। सारी ही क्लासेस आपको इसमें, नंबर सिस्टम भी होगा, डीआई भी होगा, स्टैटिक्स भी होगा, सारी क्लास आपको मिल जाएंगे एसएससी बैंकिंग के लिए मात्र 999 की फीस में मिल जाएगा। पूरा बैच, पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया है और बहुत धीरे धीरे करके पढ़ाया, यानी कि आप एक क्लास को 2x की स्पीड में बड़े आराम से देख के समझ सकते हो और कम समय में जल्दी सी रिवीजन भी आप कर सकते हो मेरे भाई। तो 3-4 महीने में सिलेबस जिसको खत्म करना है दोस्त, और ऐसा चाहता है कि मुझे सारे चैप्टर की क्लास एक साथ मिल जाए, इसी बैच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रिकॉर्डेड बैच में मेरे भाई। इसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू है 4-5 दिन के लिए, फिर बंद हो जाएंगे, तो अभी इनरोल कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, 2 रनर ए और बी सेम डिस्टेंस 15 और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं। ए बी से 16 मिनट ज्यादा लेता है, तो डिस्टेंस क्या है? ए बी से 16 मिनट अधिक लेता है मेरे भाई, यानी कि ये दिया डेल्टा टी, टाइम में डिफरेंस 16 मिनट। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर मेरे दोस्तों 2 आदमी सेम डिस्टेंस जाते हैं, या एक ही आदमी मान लो चाहे वो सेम डिस्टेंस जाता है, सेम डिस्टेंस जाता है अलग अलग स्पीड से, अगर कोई आदमी सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से जाता है तो अलग अलग समय लगेगा। अगर आपको समय का डिफरेंस दिया हुआ है, अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो आसानी से, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। आप टाइम में डिफरेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब 2 रेसर है, एक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, दूसरा 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड में डिफरेंस है 1, 15 माइनस 16 1। देखिए ध्यान रखिएगा, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दे रखा है कि ए बी से 16 मिनट ज्यादा लेता है। भाई ए स्लो है, बी फास्ट है, तो ए समय ज्यादा लेगा रेस खत्म करने में।
16 मिनट में, तो ये जो मिनट है ना 16 मिनट, इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा। मिनट को घंटे में बदलना तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आंसर किलोमीटर में। 15 चौका 60 और 4 से 16, 4 बार, यानी कि 64 किलोमीटर। तो 64 किलोमीटर दूरी आ गई किलोमीटर में। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर। 50,000 रुपए का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। ब्याज की दर पहले साल 5%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल में 10% है। बहुत बेसिक सी बात। देखो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, पूछा बताओ 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। पहले साल 5% ब्याज है, दूसरे साल 6% ब्याज है, तीसरे साल 10% ब्याज है। तो मुझे यह बताइए इन 3 सालों में, डाटा इजी है, 3 सालों में टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 3 सालों में। आप सीधा परसेंटेज पता लगा सकते हो अगर इस तरह का इजी डाटा है कि 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। बताओ तरीका, पहले तीनों को जोड़ो, 5 6 11 और 10 21, 21 आ गया। फिर दो दो की गुणा करो, 5 6 30, दो दो की गुणा करके जोड़ना है, 5 6 30, 60 90 और 50 140 आ गया। दो दो की गुणा करके मैंने जोड़ा, उसको 100 से भाग करो, 140 बटे 100 1.4 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, 5 6 30 दो शाम 300, तीनों की गुणा करके आपको 10,000 से भाग देना है। 300 को 10,000 से आपको भाग देना है, तो क्या आएगा मेरे भाई 0.0300। समझ में आया मेरे भाई? इतने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि पहले x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ो, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 करना है, फिर तीनों की गुणा एक्स वाई जेड फिर बटे 10,000। तो यानी कि आ गया 21 और एक 22.43%। इतने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा मेरे भाई। अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 3 साल में आपको 22.43% ब्याज मिलेगा। ठीक है जी। आपसे पूछा है रुपए में, तो 50,000 रुपए का 22.43% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सॉरी 50,000, 55 नहीं, 50,000 का। अब आप मुझे बताओ कितना आएगा। अब 50,000 का 22% होता है 11,000, 22 पंजे 110, 50,000 का 22% 11,000, तो 11,000 रुपए से हल्का सा ज्यादा आएगा 11,215, 43 पंजे 215, 11,215 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। दैट्स इट। मैंने पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताइए, आप तो अप्रोक्स भी कर सकते थे मेरे भाई, अप्रोक्स भी। नेक्स्ट सवाल, 720 बच्चों के एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में एडमिशन देना चाहिए जिससे बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:3 हो जाए। देखो भाई मैं रेलेवेंट सवाल करा रहा हूं, कराने को तो कुछ भी करा सकते हैं, हमारे पास सवालों की कमी है क्या? लाखों सवाल कंप्यूटर में है हमारे, लेकिन मैं वही कराऊंगा जो पेपर में आएंगे मेरे भाई। आज मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है तो मैं उतना एनर्जी में नहीं बोल पा रहा, लेकिन विश्वास रखिए मैं धुआं ठा दूंगा, अभी ठीक होने दो मुझे। 720 स्टूडेंट वाले एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:5 है, तो आप ये बता सकते हैं कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं? भाई टोटल हो गया बॉयज और गर्ल्स 3:5 यानी कि 8। 8 की वैल्यू सवाल में 720 है, 90 गुना, 8 नाम 72, 90 गुना, तो बॉयज है 3, 3 की वैल्यू भी 90 गुना 270, गर्ल्स है 5, 5 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 90 गुना 450। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या आ गई 270 बॉयज 450 गर्ल्स। अब हुआ क्या, 18 नई गर्ल्स को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, 18 नई गर्ल्स को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, तो बोला कितने नए बॉयज को, कितने नए बॉयज को स्कूल में एडमिशन दिया जाए जिससे कि बॉयज गर्ल्स का रेशियो बदलकर पहले 3:5 था, बदल के 2:3 हो जाए। अभी को बताओ, गर्ल्स 450 थी, 18 नई गर्ल्स आ गई, गर्ल्स हो गई 468, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:3 होना चाहिए। 3 की वैल्यू 468 है, कितने गुना? तो ये आएगा 100, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 156 गुना। तो बॉयज भी 2 का 156 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा भाई 300 और 6 दूनी 12, 312 आ जाएगा। यानी कि 312 बॉयज होने चाहिए,
बॉयज कितने होने चाहिए? 312 बॉयज होंगे, 468 गर्ल्स होंगी, तभी तो रेशियो 2:3 आएगा मेरे भाई। अगर पहले 270 बॉयज थे, अब 312 हो गए, तो कितने बॉयज बढ़ गए? 312 42, तो 42 नए बॉयज को एडमिशन देना चाहिए। ए ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल बेसिक और आसान सा सवाल। सवाल नंबर 24वां। द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 73.2। 11 अलग अलग मेरे भाई डाटा हैं, ऑब्जर्वेशन, 11 आंकड़ों का माध्यिका 73.2 है। ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इंक्रीज्ड बाय 3। अगर इस ऑब्जर्वेशन के सबसे बड़े 5 डाटा को 3 से बढ़ा दिया जाए तो नए सेट का मीडियन क्या होगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। मीडियन या माध्यिका कैसे निकाल? जैसे आपके पास 11 संख्याएं, आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। अगर 11 संख्याएं हैं तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर जो बिल्कुल बीच की पोजीशन पे आए, यानी कि 6th नंबर पे आए। ठीक है भाई, अगर आपके पास 11 संख्याएं तो बीचों बीच में जो नंबर आएगा वो 6th नंबर आएगा। 6th नंबर, यानी कि इसके पहले 5 संख्याएं होंगी, इसके अब आगे 5 संख्याएं होंगी, 5 5 10, और ये बीच में आएगा 6th नंबर। तो मीडियन का मतलब मिडिल पोजीशन वाला नंबर, बढ़ते क्रम में लिखो जो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। बोला अगर 5 जो है सेट के 5 ऑब्जर्वेशन जो बढ़े हैं उनको 3-3 बढ़ा दिया जाए तो नया मीडियन क्या होगा? भाई अगर मैं 5 प्रेक्षणों में से हर एक को 3-3 बढ़ा दूंगा, इसके आगे की संख्याओं को 3-3 बढ़ा दूंगा, तो इस मीडियन की 6th नंबर की पोजीशन थोड़ी ना बदलेगी, 6th नंबर अब भी यहीं पर रहेगा। यानी कि मेरे भाई रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल सेट, मीडियन की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा सवाल है, कई बार आया है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, लास्ट 25, बहुत बेसिक सा सवाल डीआई का। ये क्या दिया इस पाई चार्ट में? अलग अलग सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या को दर्शाता है। चार्ट को पढ़ो, प्रश्न का उत्तर दो। फेल होने वाले स्टूडेंट की कुल संख्या 350 है। ठीक है, तो सवाल में पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, the number of students failed in mathematics is less than the number of students failed in all other subjects by। गणित में फेल स्टूडेंट की संख्या बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट की संख्या से कितनी कम है, और ये आपको बताना है एग्जैक्ट। आप बताओ गणित में कितने स्टूडेंट फेल हुए? 27%। मैथ्स में कितने परसेंट फेल हुए? 27%। अगर मैथ्स में 27% फेल हुए, फेल होने वालों का परसेंटेज है, तो बाकी अदर सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल होंगे? 100 में से 27 घटाओ, 100 में से 27 घटाओ, 73%। ये तो पूछा गणित में फेल होने वालों की संख्या अदर सब्जेक्ट में फेल होने से वालों से कितना कम है, तो 73 - 27 ये आ गया 6, 5 में ठीक है ना, 7, हाँ 6, और ये आ गया मेरे दोस्तों 6 2 4 46%, यानी कि 46% आ जाएगा मेरे भाई। टोटल स्टूडेंट कितने? 350, तो हमें 350 का 46% लेना है, ये आंसर होगा। 350 में 7 आता है, 7 से जैसे ये नंबर नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, यानी कि ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 46 में 23 आ रहा है, 23 से कट रहा है, 23 7 161, यही वाला करेक्ट है दोस्त। ठीक है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। इसी के साथ ये हो जाता है आपका सैंपल पेपर, एग्जाम पेपर खत्म, और यही लेवल रहेगा, इससे ज्यादा मुश्किल या टफ नहीं आने वाला है भाई आपके पेपर में। ठीक है, लास्ट में आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जैसे आप ALP CBT2 के बाद अब NTPC का पेपर दोगे, ग्रुप डी का पेपर दोगे, पेपर देना है मन से कि बस आपने फॉर्म भर के छोड़ दिया है? अगर आपने अभी तक भी रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो कब करोगे? रेलवे की जो हमारी बुक है कंप्लीट प्रैक्टिस बुक मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की, जिसमें 4-4 हजार प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, ये फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, RBD की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी और सस्ती मिलेंगी, तो इनको ऑर्डर करके अभी प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त। ठीक है, ये हमारा पहला सेट था 25 क्वेश्चंस का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। ये भी बताएं कि आपने इन 25 क्वेश्चन में से खुद से
एक बारी में कितने सवाल सही किए और कितने सवालों में आपको परेशानी हुई, आप अपना स्कोर भी जरूर बताएं, क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तभी तो आप इतने सारे स्टूडेंट्स को बीट करके सीबीटी 1 क्लियर करके सीबीटी 2 में आए हैं। तो आपको 20 से ज्यादा स्कोर तो आपका मिनिमम सही होना ही चाहिए। ठीक है, कल हम मिलेंगे दोबारा से एक और नए टेस्ट के साथ। धन्यवाद, बाय।